हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया हो, आपने सोचा हो बस यही है वो चीज जो मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। आपने सोचा हुआ वो विचार दूसरे नए विचार पैदा करने लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, शायद अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा। और धीरे धीरे ये आइडिया जो कभी आपके दिल में आग की तरह जल रहा था सिर्फ एक याद बनकर रह गया। सच बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसे कितने सपने हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए क्योंकि आप तैयार नहीं थे या आपको लगता था कि आप अभी परफेक्ट नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदत हो, बहुत ज्यादा सोचने की आदत। और क्या हो अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बड़ी स्ट्रेटेजी की नहीं, बस एक छोटे बदलाव की जरूरत हो। सोचना कम और करना ज्यादा है, और यही है थिंक लेस डू मोर का सबसे शक्तिशाली संदेश। चैप्टर 1, लोअर योर स्टैंडर्ड्स। हमेशा ज्यादातर लोगों को बचपन से एक सलाह दी जाती है कि अगर कोई काम करना है तो उसे बहुत ही अच्छा करो। पहली नजर में ये सलाह बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक छुपी हुई समस्या है, क्योंकि ये सलाह अक्सर हमारे दिमाग में ये विश्वास पैदा कर देती है कि अगर मैं किसी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता तो शायद मुझे वो काम शुरू ही नहीं करना चाहिए। और यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देती है। हम प्लानिंग करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि एक दिन मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन अक्सर कभी नहीं आता। कल्पना कीजिए कि आपने एक गोल तय किया है। आपने सोचा इस महीने मैं रोज जिम जाऊंगा। पहले हफ्ते सब ठीक चलता है, फिर किसी दिन आप थक जाते हैं या किसी दिन आप बिजी हो जाते हैं और आप 1-2 दिन जिम नहीं जा पाते। अब आपके दिमाग में एक आवाज आती है, अब तो प्लान खराब हो गया, अब क्या फायदा, अब अगले महीने से शुरू करेंगे। यही वो जगह है जहां परफेक्शनिज्म आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। आपने एक छोटी सी गलती को पूरी असफलता मान लिया और धीरे धीरे आप पूरी कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक पीटर हॉलेंस एक बहुत ही पावरफुल आइडिया बताते हैं। एक पुराना नियम था, अगर कोई काम करना है तो उसे बहुत अच्छा करो, लेकिन अब नया नियम ये होना चाहिए कि अगर कोई काम करने लायक है तो उसे खराब करने से शुरू करना ही ठीक है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन असल में यही ग्रोथ का रास्ता है, क्योंकि शुरुआत में हर इंसान बिगिनर होता है। कोई भी इंसान अपनी कोशिश में परफेक्ट नहीं बनता जो पहली होती है। एक कॉमेडियन जब मंच पर जोक सुनाता है तो वो जोक कई बार फेल हो चुका होता है। एक राइटर जब किताब लिखता है तो उसके पहले ड्राफ्ट अक्सर खराब होते हैं, लेकिन यही फील्ड अटेम्प्ट्स उसे बेहतर बनाते हैं। जब आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हर छोटी गलती आपको फेलियर लगने लगती है, लेकिन जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हर कोशिश एक सीख बन जाती है। मान लीजिए आपका गोल है 50 पाउंड वेट कम करना। अगर आप सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो ये बहुत ही मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो रोज 30 मिनट की वॉक करना, सही खाना खाना और छोटे छोटे हैबिट्स बनाना आपकी लाइफ को धीरे धीरे अपने गोल के करीब ले जाएंगे। याद रहे, सफलता एक बड़ी छलांग नहीं होती, ये हजारों छोटे कदमों का परिणाम होती है। आज अपने किसी गोल के बारे में सोचिए और खुद से इस सवाल पूछिए, क्या मैं परफेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ या मैंने सच में शुरुआत की है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल उलट है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, एक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ मोटिवेशन। हमारी जिंदगी में एक बहुत ही आम सोच होती है कि हम खुद से कहते हैं, जब मोटिवेशन आएगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मूड अच्छा होगा तब पढ़ाई करूंगा, जब एनर्जी मिलेगी तब जिम जाऊंगा। हमें लगता है कि मोटिवेशन पहले आता है और फिर एक्शन होता है। इसी वजह से मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीचेस और कोट्स इतने लोकप्रिय है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमें पहले प्रेरणा चाहिए। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह उल्टी है। असल सच यह है कि पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन और फिर कमिटमेंट। सोचिए, आपने कोई काम शुरू करना है, जैसे पढ़ाई करना, घर साफ करना, एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना, तो अक्सर क्या होता है, हम उस काम को देखते हैं और सोचते हैं अभी मन नहीं है, थोड़ा बाद में करेंगे या आज मूड नहीं है।
ये एक खतरनाक चीज होती है जिसे इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मतलब है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो कुछ नहीं करना और आसान हो जाता है। जितना ज़्यादा आप एक्शन टालते हैं उतना ज़्यादा डर बढ़ता है, आलस बढ़ता है, डाउट बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग मान लेता है कि शायद मैं ये काम कर ही नहीं सकता। लेकिन बताते हैं कि मोटिवेशन का असली स्रोत एक्शन है। जब आप कोई छोटा काम करते हैं तो आपके अंदर 3 चीजें पैदा होती है। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा मोमेंटम और तीसरा मोटिवेशन। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। इसे समझने के लिए कुछ सिंपल से एग्जांपल्स है। पहला, आपको पढ़ने का मन नहीं है। आप खुद से कहते हैं मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। 10 मिनट बाद क्या होता है, आप अक्सर फ्लो में आ जाते हैं और 30 से 40 मिनट पढ़ लेते हैं। दूसरा, आपका जिम जाने का मन नहीं है लेकिन आप खुद से कहते हैं बस ब्लॉक के चारों तरफ वॉक कर लेता हूँ। जब आप वापस आते हैं तो अक्सर आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है और आप सोचते हैं चलो थोड़ा और एक्सरसाइज कर लेते हैं। यही एक्शन का मैजिक है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट बनता है। आपको ये समझना होगा कि आपको हर काम पैशन या इंस्पिरेशन के साथ करने की जरूरत नहीं है। कई काम ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं लेकिन एक्साइटिंग नहीं होते, जैसे बर्तन धोना, घर साफ करना, बिल्स भरना या बोरिंग असाइनमेंट्स पूरा करना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको मोटिवेट महसूस कराने की जरूरत नहीं है। आप एक्शन ले सकते हैं चाहे आपका मूड कैसा भी हो। यही मैच्योरिटी है, यही डिसिप्लिन है और यही वो चीज़ है जो धीरे धीरे आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप लगातार एक्शन लेते हैं तो मोटिवेशन के बाद एक और चीज पैदा होती है, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है कि आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका मन है, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपने खुद से वादा किया है। मान लीजिए अगर आपने तय किया है कि आज रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये नहीं कहते कि आज मन नहीं है, आप कहते हैं मैंने वादा किया है इसलिए करूंगा। ये माइंडसेट बहुत ही पावरफुल है क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है लेकिन कमिटमेंट स्थायी होता है। लेकिन एक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि जैसे ही हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो एक और चीज सामने आती है, रिस्क और फेयर, जिसका सामना करेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, गेट कंफर्टेबल विद रिस्क। जब हम रिस्क टेकर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक अलग ही तस्वीर बनती है। हमें लगता है जो लोग रिस्क लेते हैं वो बहुत ही डेयरिंग होते हैं, वे स्काई ड्राइविंग करते हैं, डेंजरस एडवेंचर करते हैं और हम सोचते हैं मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं सेफ रहना चाहता हूँ। लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह बन जाएं। रिस्क का असली मतलब है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कदम उठाना। क्योंकि अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप अभी कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी जो अभी है। हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है, कोई नया खतरा नहीं, कोई बड़ा डर नहीं, कोई असफलता नहीं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, कंफर्ट जोन सुरक्षित जरूर होता है लेकिन वहीं ग्रोथ रुक जाती है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी कभी नया काम ट्राई नहीं करता, कभी नई स्किल नहीं सीखता, कभी नई अपॉर्चुनिटी नहीं लेता, कभी रिस्क नहीं लेता। ऐसी जिंदगी कैसी होगी? शायद सुरक्षित लेकिन बहुत ही साधारण और सीमित। लेखक बताते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि हम कोई रिस्क ही नहीं लेते। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइंडसेट शिफ्ट आता है कि हम अक्सर सोचते हैं अगर हमें डर लग रहा है तो शायद हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फियर अक्सर ये संकेत होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। लेखक कहते हैं आपको फेयरलेस बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्यूरियस बनना है। फर्क समझिए, फेयरलेस व्यक्ति को डर नहीं लगता और क्यूरियस व्यक्ति को डर लगता है फिर भी वो आगे बढ़ता है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे फैसला लें। लेखक एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं। पहला, अपना गोल पहचानिए। सबसे पहले खुद से पूछिए कि मैं सच में क्या चाहता हूँ, नई जॉब, बिजनेस शुरू करना या नया स्किल सीखना या बेहतर हेल्थ। जब गोल क्लियर होता है तो रिस्क लेना मीनिंगफुल बन जाता है। सेकेंड, रिस्क और बेनिफिट को समझिए, हर चीज लिखिए। एक्शन लेने का जोखिम, कुछ न करने का जोखिम, एक्शन का फायदा क्या है और जैसे आप हैं वैसे रहने का फायदा क्या है। यह एक्सरसाइज आपको क्लियर पर्सपेक्टिव देती है। थर्ड, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। कभी कभी हमारा दिमाग खतरे को
बहुत ही बड़ा बना देता है। इसलिए खुद से पूछिए, अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो क्या होगा? अक्सर जवाब होता है, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होगी। यही रियलाइजेशन डर को छोटा कर देता है। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी सोचिए। हर रिस्क को प्रोबेबिलिटी दें। उसका 1 से 5 तक स्केल बढ़ाइए। 1 बहुत कम संभावना और 5 बहुत ही ज्यादा संभावना। आप देखेंगे कि अक्सर जो चीज हमें बहुत ही डरावनी लगती है, वही पॉसिबिलिटी वास्तव में बहुत कम होती है। फिफ्थ, प्लान बनाइए। जब एक्शन प्लान बनाएं तो लिखिए कि कौन सा एक्शन अवॉइड किया जा सकता है, कौन सा रिस्क मेजरेबल है, कौन सा रिस्क अवॉइड हो सकता है और कौन सा रिस्क लेना नुकसानदायक है। यही मास्टर रिस्क ट्रैकिंग है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अगर आप हमेशा सेफ्टी चुनेंगे तो आपकी जिंदगी प्रेडिक्टेबल रहेगी, लेकिन अगर आप कभी कभी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, लर्निंग आएगी, अचीवमेंट आएगी और यही वो चीजें हैं जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। आप अपने जीवन का एक ऐसा गोल सोचिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिस्क लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक्शन भी कई लेवल्स में होता है और ज्यादातर लोग सिर्फ एवरेज एक्शन लेते हैं। इसे समझेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग द 4 लेवल्स ऑफ एक्शन। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में सफलता का मतलब है सही अवसर, सही समय और सही प्रतिभा का होना, लेकिन एक और चीज है जिसे अक्सर लोग कम समझते हैं, वो है एक्शन का स्तर। लेखक बताते हैं कि दुनिया में लोग सिर्फ 2 तरह के नहीं होते, कि जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते। असल में एक्शन के 4 अलग स्तर होते हैं और इन 4 स्तरों को समझना आपको ये देखने में मदद करता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार हम सिर्फ एवरेज एफर्ट दे रहे होते हैं। और समस्या ये है कि एवरेज एक्शंस एवरेज रिजल्ट्स लाते हैं, यानी औसत मेहनत औसत परिणाम बनाती है। लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़े सपने चाहिए होते हैं, लेकिन हम छोटे स्तर का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैं एक सफल लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन वो महीने में 1 बार लिखता है, लिखने का कोई रूटीन नहीं है और सीखने का कोई प्रयास नहीं करता। फिर वो हैरान होता है कि सफलता क्यों नहीं मिली। समस्या प्रतिभा की नहीं थी, समस्या एक्शन के स्तर की थी। लेखक 4 स्तर बताते हैं जिन पर लोग जीवन में काम करते हैं। पहला, डूइंग नथिंग। ये सबसे निचला स्तर है। यहाँ व्यक्ति कुछ नया नहीं सीखता, कोई बदलाव नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता, जीवन बस चलता रहता है और परिणाम कोई प्रगति नहीं होती। सेकेंड, रिट्रीटिंग। ये थोड़ा अलग स्तर है। यहाँ व्यक्ति कुछ करता तो है, लेकिन उसका एक्शन पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि डर के कारण अक्सर वो एक्शन लेना छोड़ देता है, नई चुनौती से बचता है और खुद को सेल्फ सेबोटाज करना। ये एक ऐसा है जैसे कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम के बाद 2 कदम पीछे हट जाते हैं। थर्ड, नॉर्मल एक्शन। ये वो स्तर है जहाँ ज्यादातर लोग काम करते हैं। यहाँ लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा प्रयास करते हैं, और उन्हें मिलता क्या है? साधारण परिणाम। एक सामान्य नौकरी, एक सामान्य जीवन, एक सामान्य उपलब्धियां। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो ये पर्याप्त नहीं है। फोर्थ, मैसिव एक्शन। ये वो स्तर है जहाँ असाधारण लोग काम करते हैं। मैसिव एक्शन का मतलब है औसत से अधिक मेहनत करना, लगातार प्रयास करना, कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना। ये वो स्तर है जहाँ बड़े परिवर्तन होते हैं। लेखक बताते हैं, अगर आप वास्तव में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको मैसिव एक्शन लेना होगा। मैसिव एक्शन हमेशा दिखावटी या नाटकीय नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है लगातार अभ्यास, नियमित मेहनत और फोकस एफर्ट्स। अगर कोई लेखक बनना चाहता है तो मैसिव एक्शन का मतलब हो सकता है रोज लिखना, लगातार सीखना, अपनी गलतियों को सुधारना। ये ग्लैमर नहीं है, लेकिन यही सफलता का रास्ता है। ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा प्रयास करूंगा तो मुझे बड़ा परिणाम मिलेगा, लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। जीवन का नियम है, जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा प्रयास। अगर आप असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको असाधारण स्टैंड का एक्शन लेना होगा। आज अपने जीवन के एक लक्ष्य के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए कि मैं अभी किस स्तर का एक्शन ले रहा हूँ। लेकिन जब भी हम बड़ा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं
तो एक और समस्या सामने आती है, हमारे अंदर की आवाज जो हमें रोकने लगती है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंस, एक्सटर्नलाइज्ड इट। लेखक बताते हैं कि जब भी हम कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक अदृश्य ताकत सक्रिय हो जाती है। इस ताकत का नाम है रेजिस्टेंस। ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, लेजीनेस या नेगेटिव थिंकिंग। ये सब रेजिस्टेंस के अलग अलग रूप है। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं, आपको पता है कि ये काम आपको खुशी देगा और आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं आपका दिमाग कहता है आज मूड नहीं है, पहले थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। और यही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी चाल ये है कि ये आपको विश्वास दिला देती है कि आप ही समस्या हैं। आप सोचने लगते हैं शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं आप रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस एक अलग व्यक्ति है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है और इसका काम है आपको एक्शन लेने से रोकना। सबसे खतरनाक बात यह है कि जितना ज्यादा आप काम टालते हैं उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मजबूत हो जाता है। लेखक बताते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का पहला कदम है इसे पहचानना और अलग करना। मतलब आपको ये समझना होगा कि ये आवाज मेरी नहीं है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। और जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेखक 2 तरीके बताते हैं जिनसे रेजिस्टेंस को हराया जा सकता है। फर्स्ट, रेजिस्टेंस को दुश्मन समझना। कल्पना कीजिए कि रेजिस्टेंस एक ड्रैगन है जो आपके रास्ते में खड़ा है, आपका काम है उससे लड़ना। इस तरीके के कुछ स्टेप है। स्टेप 1, ड्रैगन को नाम दें, अपने रेजिस्टेंस को एक नाम दें, जैसे कि लेजी वॉइस, डाउट मॉन्स्टर, इनर क्रिटिक। जब आप उसे नाम देते हैं तो आप उसे अपने काम से अलग कर देते हैं। स्टेप 2, ड्रैगन को इग्नोर करें। कई बार रेजिस्टेंस आपको बहस में उलझाने की कोशिश करता है, जैसे आज मत लिखो तो हमारा काम बेकार है। लेकिन आपको बस बहस नहीं करनी है, बस काम शुरू करना है। स्टेप 3, एक्शन लेते रहो। सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। आप एक वाक्य लिखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस कमजोर होने लगता है। स्टेप 4, ब्रेक लो। हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, कुछ दिन आप हारेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है अगले दिन फिर से शुरू करना। दूसरा ऑप्शन है ड्रैगन से दोस्ती। हर इंसान को युद्ध वाला तरीका पसंद नहीं आता, इसलिए लेखक दूसरा तरीका बताते हैं, रेजिस्टेंस से दोस्ती करना। इसका मतलब है उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। उसके भी स्टेप है। स्टेप 1, रेजिस्टेंस को धन्यवाद दें। कभी कभी रेजिस्टेंस हमें बचाने की कोशिश करता है, जैसे शर्मिंदगी से, आलोचना से, असफलता से। इसीलिए पहले उसे पहचानें। स्टेप 2, उससे सवाल पूछें। अपने आप से पूछें, मुझे किस बात से डर लग रहा है? अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या हो सकता है? अक्सर जवाब होगा रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट और क्रिटिसिज्म। स्टेप 3, सच्चाई पहचानें। अब खुद से पूछें, क्या ये डर सच में इतना बड़ा है? अक्सर जवाब होता है नहीं। ज्यादातर डर हमारे दिमाग की कल्पना होते हैं। स्टेप 4, फिर भी एक्शन लो। अब चाहे रेजिस्टेंस युद्ध वाला हो या दोस्ती वाला, अंतिम कदम वही है, काम शुरू करो। इस अध्याय में लेखक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा। आप उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप उसके बावजूद एक्शन लेंगे या नहीं। हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बावजूद काम करते हैं तो आप मजबूत बनते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आज उस काम के बारे में सोचिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। लेकिन रेजिस्टेंस को हराने के बाद एक और बड़ी समस्या सामने आती है, फोकस। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसी टेक्निक जो आपकी सक्सेस की संभावना लगभग 2 गुना बढ़ा सकती है। चैप्टर 6, 1 ट्रिक टू डबल योर चांस ऑफ सक्सेस, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई गोल तय करते हैं तो वो कुछ ऐसा सोचता है और ऐसा होता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ज्यादा पढ़ना है, मुझे बेहतर खाना खाना है। ये गोल्स सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये बहुत ही वेग होते हैं। इनमें 3 चीजें मिसिंग होती है, कब करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। यही वो जगह है कि ये गोल्स धीरे धीरे सिर्फ एक अच्छा सा विश बनकर रह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है आप सिर्फ गोल तय नहीं करते, बल्कि
ये तय करते हैं कि आप कब, कहां और कैसे एक्शन लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होगा तो वे अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप से कहा गया बस एक्सरसाइज ट्रैक करो, दूसरे ग्रुप से कहा गया एक्सरसाइज ट्रैक करो और एक प्लान लिखो कि कब और कहां एक्सरसाइज करोगे। अब सोचिए क्या हुआ। पहले 2 ग्रुप में लगभग वही रिजल्ट आए, लेकिन तीसरे ग्रुप में एक्सरसाइज करने की फ्रीक्वेंसी लगभग 2 गुनी डबल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ गोल नहीं बनाया था, उन्होंने लिखा था मैं सोमवार शाम 6 बजे पार्क में 20 मिनट दौड़ूंगा। ये है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का सबसे पावरफुल रूल है इफ देन रूल। मतलब अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। इसे ऐसे समझिए, यदि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो मैं 20 मिनट वॉक करूंगा। अगर बीच में लंच ब्रेक होगा तो मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। अगर उस समय रात के 10 बजे होंगे तो मैं जर्नल लिखूंगा। यही सिंपल टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग क्यूज पर काम करता है। जैसे मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न खाने का मन, बेड पे जाते ही फोन देखने की आदत, ये सब इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स है। जब आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाते हैं तो आप इन ट्रिगर्स को अपने गोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए 3 सिंपल स्टेप है। फर्स्ट, गोल साफ करें। पहले ये तय करें कि आप सच में क्या चाहते हैं। गलत गोल है कि मुझे फिट होना है और सही गोल है कि मैं रोज 10,000 स्टेप चलूंगा। सेकंड, बिहेवियर तय करें। अब ये तय करें कि आप कौन सा एक्शन लेंगे, जैसे जिम जाने का, वॉकिंग करने का, रीडिंग करने का। थर्ड, इफ देन प्लान बनाएं। अब लिखें कि यदि सिचुएशन ये हुई तो आप ये एक्शन लेंगे। उदाहरण के लिए, यदि सुबह 6:30 बजे अलार्म बजेगा तो मैं जर्नलिंग करने जाऊंगा। याद रहे, लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि यदि बारिश हो गई तो मैं घर पर वर्कआउट करूंगा। यदि मैं ऑफिस से लेट हो गया तो मैं रात में 15 मिनट वॉक करूंगा। इससे आपका हैबिट सिस्टम किसी एक ऑब्स्टेक्ट से नहीं टूटता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपको हमेशा ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आपको जरूरत होती है एक स्पष्ट योजना की। जब आप तय कर लेते हैं कि कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में काम करने लगता है और यही कंसिस्टेंसी का असली रहस्य है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, कई लोग बहुत सारी चीजें अपनी टू डू लिस्ट में डाल देते हैं और फिर ओवरवेलहेम्ड हो जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एक पावरफुल टेक्निक टू डू लिस्ट के बारे में। चैप्टर 7, मेक अ टू डू लिस्ट। हम में से ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ही तरीका अपनाते हैं। हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक लंबी सूची, ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, और हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीजों को पूरा कर लेंगे तो हम प्रोडक्टिव बन जाएंगे। लेकिन लेखक एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी टू डू लिस्ट बनाई है? मतलब उन चीजों की सूची जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसे कहा जाता है नॉट टू डू लिस्ट। समस्या ये है कि हमारी जिंदगी में काम की कमी नहीं है, असल समस्या है बहुत ज्यादा काम है। आज के समय में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया, ईमेल, मीटिंग, दूसरों के काम, बेकार की जिम्मेदारियां, और धीरे धीरे हमारा दिन इन छोटी छोटी चीजों में भर जाता है। सबसे बेकार बात क्या है कि इनमें से कई काम हमें बिजी महसूस कराते हैं लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाते। मान लीजिए आपने दिन भर में 20 ईमेल का जवाब दिया, आपने कुछ फोन कॉल किए, आपने थोड़े इंटरनेट ब्राउजिंग की और दिन खत्म। लेकिन क्या आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल पर काम किया? शायद नहीं। यही प्रोडक्टिविटी का भ्रम है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको 2 चीजें करनी होगी। पहला, यह तय करना होगा कि आपको क्या करना है। दूसरा, यह तय करना है कि आपको क्या नहीं करना है। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप किसी काम को यस करते हैं तो आप अनजाने में किसी और को महत्वपूर्ण काम को नो कर रहे होते हैं। इसीलिए नो टू डू लिस्ट बनाना एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अब सवाल आता है, इस लिस्ट में क्या होगा? लेखक कुछ स्ट्रेटेजीज बताते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शंस। वे चीजें जो आपका समय खा जाती है, जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना उद्देश्य इंटरनेट देखना, हर नोटिफिकेशन का प्रतिक्रिया देना। सेकंड, दूसरों की जिम्मेदारियां। कई बार हम दूसरों के काम अपने ऊपर ले लेते हैं, उनसे बचना चाहिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को
नष्ट कर देता है। थर्ड, लो वैल्यू टास्क। कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेक्निकली यूजफुल होते हैं लेकिन असल में बहुत ही कम वैल्यू देते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड करना या छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में उलझे रहना। फोर्थ, बैड हैबिट्स। कुछ आदतें ऐसी होती है जो सीधे आपके गोल्स के खिलाफ होती है, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना, बिना सोचे खर्च करना या अनहेल्दी खाना खाना। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप क्या नहीं करते। अगर आप हर चीज के लिए यस कहते रहेंगे तो आपके पास अपने असली गोल्स के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसीलिए ना कहना सीखिए और अपने लक्ष्य की रक्षा करना सीखिए। लेखक एक सिंपल प्रोसेस बताते हैं। फर्स्ट, पिछले महीने को देखिए, पिछले 30 दिनों के बारे में सोचिए, आपने अपना समय कहाँ खर्च किया। सेकंड, पैटर्न को पहचानिए, अब देखें कौन से काम बार बार आए और कौन से आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं और कौन से काम आपके गोल से जुड़े हैं। थर्ड, लिस्ट बनाएं, अब उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आप अब नहीं करेंगे। फोर्थ, बाउंड्रीज बनाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है, जब वही सिचुएशन फिर आए तो आपको साफ साफ नो कहना होगा। यही नो टू डू लिस्ट की असली ताकत है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी वे कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, फाइंड योर प्रायोरिटीज। हम में से ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, हम बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं, जैसे कैरियर में आगे बढ़ना है, हेल्थ को सुधारना है, स्किल सीखना है, फैमिली को समय देना है और हॉबीज पे काम करना है। ये सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक समस्या है, हमारे पास सीमित समय, सीमित ऊर्जा और सीमित ध्यान होता है। और अगर हम इन सबको बहुत सारे गोल्स में बांट देते हैं तो हर गोल को बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी करना पूरा नहीं कर पाते। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ईमेल हो, नोटिफिकेशन हो या एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे हमारा ध्यान बिखर जाता है। हम एक दिन में थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, लेकिन किसी भी एक चीज पर गहराई से काम नहीं करते। लेखक बताते हैं कि ये समस्या सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं है, ये क्लियरिटी की समस्या है। अगर आपको साफ नहीं पता होता कि आपके जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है तो दुनिया की हर चीज आपको इक्वली इम्पोर्टेंट लगेगी और यही कंफ्यूजन प्रोग्रेस को रोक देता है। इस समस्या को हल करने के लिए लेखक 2 पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। फर्स्ट, बर्नर लिस्ट मेथड। ये मेथड ऑथर और डिजाइनर जैक डेप ने बनाया था। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी एक स्टोव की तरह है, इसमें 4 बर्नर्स है, लेकिन आप एक समय में सब पर खाना नहीं बना सकते। आपको चुनना पड़ता है कि कौन सा बर्नर सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रंट बर्नर, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण गोल है, ये वो चीज है जिस पर आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी जानी चाहिए। बैक बर्नर, ये आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गोल है, यही भी इम्पोर्टेंट है लेकिन फ्रंट बर्नर से कम, जिसे हेल्थ इंप्रूव करना, स्किल डेवलप करना, किचन सिंक, यहाँ बाकी सभी टास्क जाते हैं, जैसे छोटे काम, रैंडम आइडियाज, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। इन पर काम तभी किया जाएगा जब फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर क्लियर हो। यह मेथड आपको मजबूत करता है कि आप खुद से पूछे कि मेरी जिंदगी में अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अगर आप ये तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए ये तय कर देगी। टेक्निक 2, वॉरेन बफेट का 5/25 रूल। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट ने एक सिंपल रूल दिया है। स्टेप 1, अपनी जिंदगी के 25 गोल्स लिखिए। कुछ भी हो सकता है, नई लैंग्वेज सीखना, बिजनेस शुरू करना, किताब लिखना या ट्रेवल करना। स्टेप 2, अब इन 25 गोल्स में से सिर्फ 5 गोल्स क्लियर करें, वही गोल्स जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3, बाकी 20 गोल्स को क्रॉस कर दें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यही 20 गोल्स आपकी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि यही 20 गोल्स आपके सबसे ज्यादा ध्यान भटकाते हैं। ये 20 गोल्स बुरे नहीं है, लेकिन वे आपके टॉप गोल्स हैं। टाइम, एनर्जी, फोकस चुरा लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के गोल्स है बुक लिखना, यूट्यूब चैनल शुरू करना, गिटार सीखना, मैराथन दौड़ना, नई लैंग्वेज सीखना या स्टार्टअप शुरू करना। इनमें से हर गोल अच्छा है, लेकिन अगर वो सब एक साथ करने की कोशिश करेगा तो शायद कुछ भी अचीव नहीं होगा। इसीलिए फोकस जरूरी है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है
कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सफलता फोकस से आती है। अगर आप हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो आपकी एनर्जी हर जगह बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को चुनते हैं और बाकी चीजों को ना करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है। लेकिन प्रायोरिटीज जानना ही काफी नहीं है, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा काम पहले करना है। अगले अध्याय में आप एक पावरफुल डिजाइन सिस्टम सीखेंगे। चैप्टर 9, सिंप्लीफाई योर डिसीजन मेकिंग विथ अ सुपर स्ट्रक्चर मेथड। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा रिसर्च करेंगे, ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई है, सोचना, प्लान करना, रिसर्च करना, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब एक्शन नहीं है। कई बार हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि असली काम शुरू ही नहीं होता। मान लीजिए आपके पास एक नया बिजनेस आइडिया है। आप क्या करते हैं? आप मार्केट रिसर्च करते हैं, कंपटीटर्स को एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग प्लानिंग बनाते हैं, एंडलेस मीटिंग्स लेते हैं, और महीनों बाद भी आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। लेकिन कहते हैं कभी कभी एक्शन ही सबसे ज्यादा रिसर्च होता है। आज की दुनिया में डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट, अप्रूवल्स, मीटिंग्स, प्लानिंग, इतना ज्यादा करने के बाद लोग थक जाते हैं और धीरे धीरे प्रोजेक्ट की एनर्जी खत्म हो जाती है। कल्पना जी कीजिए आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आइडिया है। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप महीनों तक प्लानिंग करते रहे और अनुमान लगाते रहे कि लोग इस आइडिया को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है आप एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें, एक छोटा ट्रायल रन करें और देखेंगे लोग कैसे रेट करते हैं। दूसरा तरीका बहुत तेज और प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें एक्शन से सीखना आसान है। यही आइडिया है सुपर स्ट्रक्चर मेथड का। यह मेथड आपको कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को सिंपल स्टेप में बदलने में मदद करता है। इनमें 3 मुख्य कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट, इंटेंशन, सेकंड, वैल्यू, थर्ड, कॉस्ट। फर्स्ट, इंटेंशन। सबसे पहले ये पूछिए कि ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई बार हम ऐसे टास्क कर रहे होते हैं जिनका हमारे गोल से कोई संबंध ही नहीं होता। मान लीजिए आप घर बदल रहे हैं। आपके लिस्ट में बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। मूवर्स ढूंढना, पैकिंग करना, फर्नीचर को मेजर करना, सफाई करना। लेकिन अगर आपका गोल है जल्दी और आसानी से मूव करना, तो आप इन सब प्लानिंग में नहीं उलझेंगे। सेकंड, वैल्यू। अब हर टास्क की इंपोर्टेंस तय की जाती है। लेखक 3 स्ट्रेटेजीज बताते हैं। फर्स्ट, वर्स्ट वेव। ये टास्क अनिवार्य हैं, इनके बिना गोल पूरा ही नहीं होगा। जैसे मूविंग कंपनी हायर करना, यूटिलिटीज कैंसिल करना, पैकिंग मटेरियल्स लाना। सेकंड, शुड हैव। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पूरी तरह जरूरी नहीं, जैसे फर्नीचर को मेजर करना या एड्रेस अपडेट करना। थर्ड, गुड टू हैव। ये ऑप्शनल है, अच्छा होगा अगर हो जाए लेकिन जरूरी नहीं, जैसे गैराज को कलर करना या डेकोरेट चीजें प्लान करना। तीसरा मेथड है कॉस्ट। अब तीसरा स्टेप है हर टास्क की कॉस्ट समझना। कॉस्ट का मतलब है कितना समय लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे। अब आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी सोर्स क्या है, उसमें कितनी वैल्यू लगने वाली है और कितना समय लगने वाला है। मतलब अगर कोई काम बहुत ही वैल्यूबल है और कम समय लेता है तो उसे तुरंत करना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम कम इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा समय लेता है तो उसे पोस्टपोन करना चाहिए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्शन के बिना कोई डिसीजन मीनिंगफुल नहीं होता। सुपर स्ट्रक्चर मेथड हमें सिखाता है कि पहले इंटेंशन क्लियर करो, फिर वैल्यू को पहचानो, फिर कॉस्ट को समझो और फिर एक्शन शुरू करो। इस तरह डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाती है और ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। लेकिन डिसीजन क्लियर होने के बाद भी एक बड़ी समस्या रह जाती है, हमारे दिमाग में बहुत सारे टास्क घूमते रहते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे एक लेजेंडरी प्रोडक्टिविटी सिस्टम। चैप्टर 10, डेविड एलन का GTD, गेटिंग थिंग्स डन। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या काम की नहीं है, समस्या है दिमागी अव्यवस्था की। हमारा दिमाग हर समय नई जानकारी से भरा रहता है। नया काम, नया आइडिया, नई जिम्मेदारियां या अचानक आने वाले मैसेज और ईमेल, और धीरे धीरे हमारे दिमाग में ओपन लूप्स बन जाते हैं। ओपन लूप का मतलब है कोई ऐसा काम जो अधूरा है और बार बार आपके दिमाग में आता रहता है। जैसे मुझे उस दोस्त को कॉल करना है, मुझे वो बिल भरना है, मुझे उस आइडिया पर काम करना है। इन सभी चीजों को याद रखने की कोशिश आपके दिमाग को थका देती है। यहीं पर GTD सिस्टम मदद करता है। बहुत से लोग
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन अक्सर ये भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी साफ नहीं होती, कामों के बीच संबंध नहीं होता, और सबसे बड़ी समस्या, आपका दिमाग फिर भी उन चीजों के बारे में सोचता रहता है। इसका कारण ये है कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए बना है। इसीलिए जब हम सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेविड एलन ने इस समस्या का समाधान दिया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, GTD, गेटिंग थिंग्स डन। इस सिस्टम का मुख्य विचार है कि आपको अपने दिमाग को मेमोरी स्टोरेज की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको एक एक्सटर्नल सिस्टम बनाना चाहिए जहां सभी टास्क, सभी आइडियाज, सभी कमिटमेंट्स लिखे और व्यवस्थित हो। GTD के लिए 5 मुख्य स्टेप्स है। GTD सिस्टम 5 सरल चरणों पर आधारित है। स्टेप 1, कैप्चर। पहला नियम है, जो भी दिमाग में आए उसे तुरंत लिख लो। कुछ भी, चाहे वो आइडिया हो, टास्क हो, क्वेश्चन हो या रिमाइंडर्स, सब कुछ इसे एक इनबॉक्स में जमा करें। ये इनबॉक्स हो सकता है कोई नोटबुक, एक मोबाइल ऐप या एक डिजिटल नोट सिस्टम। इससे आपका दिमाग इन चीजों को याद करने से मुक्त हो जाता है। स्टेप 2, क्लेरिफाई। अब हर आइटम के बारे में सोचिए, क्या ये एक्शन योग्य है? इसकी 2 संभावनाएं। पहली, नॉन एक्शनेबल। अगर कोई काम नहीं करना है तो 3 विकल्प है, उसे डिलीट करें, एक्वायर करें या उसे बात के लिए छोड़ दें। सेकंड, एक्शनेबल। अगर काम करना है तो 3 विकल्प है, अभी करें, किसी और को सौंप दें या बात के लिए छोड़ दें। स्टेप 3, ऑर्गेनाइज। अब सभी टास्कों को कैटेगराइज में रखें, जैसे नेक्स्ट एक्शन लिस्ट कि अगला काम क्या है, प्रोजेक्ट्स, कौन से बड़े काम जो कई स्टेज में पूरे होंगे, कैलेंडर, जिन टास्क की तारीख तय है, और वेटिंग फॉर, जो काम किसी और के जिम्मे है। इससे आपको हमेशा पता रहता है कि अगला कदम क्या है। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट। अब समय समय पर अपने सिस्टम को रिव्यू करें, जैसे डेली रिव्यू, वीकली रिव्यू। इससे आप आउटडेटेड टास्क हटाते हैं, प्रोडक्टिविटीज अपडेट करते हैं और नए काम जोड़ते हैं। स्टेप 5, एंगेज। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण है एक्शन। आप तय करते हैं कि अभी कौन सा काम करना है। इसके लिए 4 क्राइटेरिया उपयोग करें। पहला, कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, टाइम अवेलेबल। तीसरा, एनर्जी लेवल। चौथा, प्रायोरिटी। एक्शन लिस्ट का मतलब है GTD में एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट, एक्शन लिस्ट, जिसे तुरंत करने वाला काम, नेक्स्ट एक्शन लिस्ट, प्रोडक्टिविटी लिस्ट, वेटिंग फॉर लिस्ट, समडे लिस्ट। इससे आपका वर्क फ्लो बहुत ही साफ और व्यवस्थित हो जाता है। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं। आपका दिन शुरू होता है ईमेल चेक करने से, कैलेंडर देखने से, इनबॉक्स क्लियर करने से। आप हर टास्क को तुरंत कैटेगराइज करते हैं, जैसे स्पैम्स को डिलीट करते हैं, अर्जेंट ईमेल को रिप्लाई करते हैं, फ्यूचर आइडियाज को आइडिया को फॉलो के लिए फोल्डर में डालते हैं। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग पूरी तरह साफ हो जाता है। अब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज पर काम कर सकते हैं। GTD का सबसे बड़ा फायदा है मेंटल क्लैरिटी। जब आप हर चीज को एक व्यवस्थित सिस्टम में रखते हैं तो आपका दिमाग फ्री हो जाता है और आप कम स्ट्रेस महसूस करते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनते हैं और ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग काम याद रखने में नहीं बल्कि काम करने में लगा है। लेकिन ऑर्गेनाइज सिस्टम होने के बाद भी एक बहुत ही बड़ी समस्या रह जाती है, सेल्फ डाउट, जिसे जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11, हाउ टू यूज द करेक्टर अलार्म्स मेथड। कल्पना कीजिए एक छात्र की जिसे एक बहुत ही कठिन ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला मिला है। वो बुद्धिमान है, मेहनती है, उसने प्रतियोगिता जीतकर ये जगह हासिल की है। लेकिन कुछ महीनों बाद वो एक अजीब भावना महसूस करने लगता है। उसे लगता है शायद मुझसे गलती से एडमिशन मिल गया, बाकी सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। कभी भी लोग ये समझ जाएंगे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ या मैं इस जगह के काबिल नहीं हूँ। यही है इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये एक मानसिक भ्रम है जिसमें इंसान अपनी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाता और यही भ्रम उसे एक्शन लेने से रोक देता है। जब इंसान खुद को इम्पोस्टर समझता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगता है, चुनौतियों से बचने लगता है, अपनी सफलता को कम करके आंकता है और धीरे धीरे वो उन कामों से बचने लगता है जो उसे आगे ले जा सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह समस्या अक्सर सच्चाई नहीं होती, यह सिर्फ एक कहानी होती है जो हमारा दिमाग हमें बार बार सुनाता है। और जब हम उसी कहानी को सच मान लेते हैं तो हम उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ लेखक एक दिलचस्प तकनीक बताते हैं जिसे कहते हैं करेक्टर अलार्म मेथड। इस तकनीक को एग्जीक्यूटिव कोच एरिक पाटकर ने विकसित किया था।
इसका मूल विचार बहुत ही सरल है कि आप एक किरदार बनाते हैं जो आपके आदर्श व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। फिर दिन के अलग अलग समय पर आप उस कैरेक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस मीटिंग में बोलने से डर लगता है। आप एक कैरेक्टर बनाते हैं, द प्रोफेसर। ये कैरेक्टर आत्मविश्वासी है, शांत है, स्पष्ट तरीकों से बोलता है। अब आप अपने फोन में सुबह 9 का अलार्म लगाते हैं। जब अलार्म बजे आप अपने आप से कहते हैं, अब मैं प्रोफेसर हूँ, और उसी माइंडसेट से मीटिंग में बोलते हैं। इस तकनीक का असली जादू यह है कि आइडेंटिटी बदलने से पहले एक्शन बदलो। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, लेकिन सच इसका उल्टा है। अगर आप कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व की तरह व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे आप सच में कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि एक्शन हमारी पहचान बनाते हैं। आज एक कैरेक्टर बनाइए जो आपकी सबसे अच्छे वर्जन को रिप्रेजेंट करे। फिर अपने फोन में एक अलार्म सेट करें। जब अलार्म बजे तब उस कैरेक्टर की तरह बिहेव करें। लेकिन एक और बड़ी समस्या है जो एक्शन को रोकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। अगले अध्याय में हम सीखेंगे एक पावरफुल टेक्निक, माइक्रोटास्क मेथड, चैप्टर 12, बीट प्रोक्रेस्टिनेशन विद माइक्रोटास्क। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत दुनिया की सबसे कॉमन समस्याओं में से एक है। हम सब ने कभी न कभी कहा है, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा रिसर्च कर लूं। लेकिन असल समस्या अक्सर आलस नहीं होती। असल समस्या होती है काम का बहुत ही बड़ा और अस्पष्ट होना। जब कोई टास्क बहुत बड़ा लगता है तो हमारा दिमाग उसे डेंजर की तरह देखता है और तब हम ऑटोमेटिकली उससे बचने लगते हैं। यही वो जगह है जहाँ माइक्रो टास्क काम आते हैं। कल्पना कीजिए आपको एक काम करना है, एक किताब लिखनी। सुनने में ये गोल बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो दिमाग में सवाल आते हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कितने चैप्टर होंगे, क्या लोग इसे पसंद करेंगे, और धीरे धीरे आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अब आप काम शुरू करने के बजाय कुछ और करने लगते हैं, फोन चेक करना, सोशल मीडिया देखना या बेवजह प्लानिंग करना, और यही प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल बन जाता है। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है, माइक्रो टास्क मेथड। इसका मतलब है किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप में तोड़ देना। इतने छोटे स्टेप कि हर स्टेप को करने में सिर्फ 10 से 20 मिनट लगे। अगर आपका गोल है एक किताब लिखना तो माइक्रो टास्क कुछ ऐसे होंगे, नोटबुक खोलना, चैप्टर आइडियाज लिखना, पहला आउटलाइन बनाना, पहला पैराग्राफ लिखना या पैराग्राफ एडिट करना। अब सोचिए किताब लिखना बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन पहला पैराग्राफ लिखना काफी आसान लगता है। यही माइक्रो टास्क की ताकत है। तो सवाल है कि माइक्रो टास्क कैसे बनाएं? इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए लेखक 4 सिंपल रूल देते हैं। रूल 1, एक एक्शन एक स्टेप। हर माइक्रो टास्क में सिर्फ एक क्लियर एक्शन होना चाहिए। आपका गलत तरीका है कि आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं और सही तरीका है कि प्रोजेक्ट की आउटलाइन लिखना। एक्शन वर्ड्स हैं जैसे लिखो, भेजो, कॉल करो या तय करो। ये वर्ड दिमाग को क्लियरिटी देते हैं। रूल 2, टास्क छोटा रखें। हर माइक्रो टास्क इतना छोटा होना चाहिए कि उसे करने में 10 से 20 मिनट लगे। क्यों? क्योंकि छोटे टास्क दिमाग को डराते नहीं, वे शुरू करना आसान बनाते हैं। रूल 3, टास्क को सीक्वेंस में रखें। माइक्रो टास्क एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाते हैं, जैसे आइडिया लिखना, आउटलाइन बनाना, पहला ड्राफ्ट लिखना, एडिट करना और पब्लिश करना। अब आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि अगला कदम क्या है। रूल 4, वर्ब्स का इस्तेमाल करें। हर माइक्रो टास्क एक क्लियर वर्ब से शुरू होना चाहिए, जैसे ईमेल भेजो, मीटिंग को शेड्यूल करो, बजट चेक करो। इससे आपका दिमाग सीधे एक्शन मोड में चला जाता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अगर टास्क सिर्फ ये हो कि पार्टी प्लान करो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन माइक्रो टास्क ऐसे होंगे तो दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे थीम डिसाइड करो, बजट की लिस्ट बनाओ, इनविटेशन लिखो, इनविटेशन भेजो, इनको करने का सही ऑर्डर क्या होगा ये तय करो, म्यूजिक की प्लेलिस्ट बनाओ और स्पीच लिखो। अब पूरा प्रोसेस क्लियर और मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन माइक्रो टास्क हर सिचुएशन में जरूरी नहीं है। अगर टास्क बहुत छोटा है, जैसे कि कूड़ा बार फेंकना, बिल भरना, ईमेल भेजना, तो माइक्रो टास्क बनाना खुद प्रोक्रेस्टिनेशन बन सकता है। माइक्रो टास्क सबसे यूजफुल होते हैं जब काम बड़ा हो, क्लैरिटी कम हो, डर या दबाव ज्यादा हो। जब आप माइक्रो टास्क पर काम करते हैं तो धीरे धीरे आप एक स्टेट में पहुंचते हैं जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो स्थिति है जहां आपका ध्यान पूरी तरह काम में होता है, समय तेजी से गुजरता है, काम आसान लगता है। लेकिन फ्लो स्टेट में आने के लिए लगभग 15 मिनट लगातार काम करना पड़ता है। इसीलिए कम से कम 15 से 25 मिनट तक एक टास्क पर ध्यान दें। इस अध्याय का मुख्य संदेश ही ये है
कि प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर आलस नहीं होती, ये अक्सर क्लियरिटी की कमी होती है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग उससे बचने लगता है, लेकिन जब वही काम छोटे छोटे माइक्रो टास्क में टूट जाता है तो एक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है, एनर्जी। चैप्टर 13 वर्क विद योर अल्ट्राडियन रिदम्स। हम में से ज्यादा लोग सर्केडियन रिदम के बारे में जानते हैं। ये वो 24 घंटे का चक्र है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रित करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण साइकिल होता है जिसे कहते हैं अल्ट्राडियन रिदम। ये हमारे शरीर का एक छोटा ऊर्जा चक्र है। आमतौर पर ये 90 से 120 मिनट का होता है। इस चक्र में पहले ऊर्जा बढ़ती है, फिर पिक पर पहुंचती है, फिर धीरे धीरे गिरने लगती है और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इसका मतलब है दिन भर में कई बार आपकी ऊर्जा लहरों की तरह ऊपर नीचे होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस प्राकृतिक चक्र को इग्नोर करने लगते हैं। आज की मॉडर्न वर्क कल्चर में लोग सोचते हैं कि उन्हें लगातार काम करना चाहिए, बिना रुके प्रोडक्टिव रहना चाहिए, थकान को पुश करना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर धीरे धीरे थक जाता है, ध्यान कम हो जाता है, काम की क्रिएटिविटी गिर जाती है। आपने शायद यह अनुभव किया होगा, कभी कभी आप किसी काम पर बैठे हैं लेकिन दिमाग ध्यान नहीं लगा पाता, जल्दी इरिटेट हो जाता है, छोटी सी चीज भी मुश्किल लगती है। यह आपकी वीकनेस नहीं है, यह सिर्फ आपके शरीर का रिसेट फेज है। स्लीप रिसर्चर नेथेनिल ने पाया कि इंसान का दिमाग लगभग हर 90 से 120 मिनट में ऊर्जा के चक्र से गुजरता है। इसका मतलब है हर 90 मिनट में आपके पास एक प्रोडक्टिविटी विंडो होती है। इस दौरान आपका ध्यान मजबूत होता है, सोच स्पष्ट होती है, काम तेजी से होता है, लेकिन इसके बाद शरीर नेचुरली रिसेट चाहता है। लेखक एक सिंपल रूल बनाते हैं। रूल 1, 60 से 90 मिनट काम करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर 60 से 90 मिनट तक पूरी तरह फोकस करें। इस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर। रूल 2, ब्रेक लें। जब ऊर्जा गिरने लगे तो 10 से 20 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन ये ब्रेक होना चाहिए एक सच्चा ब्रेक। मतलब ईमेल चेक नहीं करना है, कोई सोशल मीडिया नहीं देखना है, इसके बजाय बाहर टहलना है, पानी पीना है, आंखें बंद करना है और शांत बैठना है। इससे आपका दिमाग आपके साइकिल के लिए रिचार्ज हो जाता है। कई लोगों का सवाल होता है कि अगर मेरी जॉब शेड्यूल फिक्स है तो मैं क्या करूं? ये एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कुछ एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण काम, दिन की पहली ऊर्जा पिक में करें। आमतौर पर लोगों में ये होता है कि सुबह 8 बजे, देर सुबह 11 बजे, दोपहर के 2:30 बजे या शाम 5:30 बजे। पहले 2 पीक सबसे शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए डीप थिंकिंग वर्क सुबह करें और छोटे टास्क एनर्जी डीप के समय करें। एक और महत्वपूर्ण नियम है कि जब काम करें तो पूरी तरह से काम ही करें और जब आराम करें तो पूरी तरह से आराम करें। आज की डिजिटल वर्ल्ड में ये बाउंड्रीज टूट गई है। लोग आराम करते समय भी काम के बारे में सोचते हैं, काम करते समय भी फोन देखते हैं और उसका परिणाम होता है कि दोनों चीजें अधूरी रह जाती है। इसीलिए काम के समय डिस्ट्रैक्शन बंद करें और आराम के समय काम के बारे में सोचना बंद करें। इस अध्याय में लेखक हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप अपने शरीर के रिदम के साथ काम करते हैं तो कम थकान होगी, ज्यादा फोकस मिलेगा और बेहतर परिणाम आएंगे। कभी कभी सही समय पर आराम करना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितने सपने हैं, सवाल ये है कि उन सपनों में से कितनों को आपने सच में शुरू किया है। क्योंकि इस पूरी समरी की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है कि सफल लोग अलग नहीं सोचते, वे अलग तरीके से शुरू करते हैं। वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे सही समय का इंतजार नहीं करते, वे पूरी तैयारी का इंतजार नहीं करते। वे बस पहला कदम उठा लेते हैं और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और धीरे धीरे वही छोटे छोटे कदम एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। हो सकता है आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई सपना हो, कोई ऐसी चीज जिसे आप लंबे समय से शुरू करना चाहते हो, लेकिन शायद ये सब कभी ना हो पाएगा। इसीलिए आज बस एक छोटा सा फैसला लीजिए। सोचना थोड़ा कम है और करना थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि याद रखिए आपकी जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा कदम हमेशा पहला कदम ही होता है और शायद वो कदम आप आज उठा सकते हैं। अगर इस बुक समरी की सीख से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें
आज आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि शायद यही छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।